मान लीजिए कि किसी की इनकम ही 20 या 25 या 30 मैक्स टू मैक्स 30,000 है, तो उस व्यक्ति को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर छोटी एसआईपी अगर वो लेता है? अगर वो 30,000 रुपये का इनकम है तो हम्म, वही फार्मूला लगाना चाहिए कि हमें 20% तो सेव करना ही चाहिए। तो ओके। 5 से 6,000 रुपये महीना आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप 5 से 6,000 रुपये महीना सेव करते हैं तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपये के बदले में आपके 33 लाख रुपये बन जाएंगे हम्म, और 30 साल में वो 3 करोड़ 30 लाख रुपये बन जाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है। और उसके साथ साथ आज उनकी इनकम 30,000 रुपये है, कल को उनकी इनकम बढ़ेगी। तो आज के डेट में ना मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टेप अप सिप कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हर साल आप अपनी इंक्रीमेंट के हिसाब से 10% के हिसाब से आप अपनी सिप को बढ़ाते रहते हो। इस साल अगर आपने 5,000 रुपये का इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट ईयर वो 5,500 रुपये हो जाएगा एंड सो ऑन। वो 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। प्रहलाद जी, अगला सवाल ये हो जाता है कि एसआईपी के जरिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, इसे कैसे क्रिएट किया जाएगा? एक रूल है 7531, मीन्स कम से कम आप अपने सिप को 7 साल के लिए कीजिए और बहुत ज़्यादा सेक्टर में 5 से ज़्यादा सेक्टर्स में आप उसको डिवाइड मत कीजिए। जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, ग्रोथ फंड हो गया। आप ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, 5 से ज़्यादा आप मत कीजिए। उसके अलावा आप ना 3 फेजेस के लिए ऑलवेज तैयारी रखिए, क्योंकि अभी देखा गया कि मार्केट पिछले 3 महीने से काफ़ी टूट रहा है, राइट। तो आपकी इस जर्नी में 3 फेजेस आएंगे। एक डिसअपॉइंटमेंट फेज आएगा जहाँ पे आपको ना 0 से 7% के बीच का रिटर्न तकरीबन मिलेगा, राइट। दूसरा इरिटेशन फेज आता है। इरिटेशन फेज में आपका इंटरेस्ट आएगा भी और नहीं भी आएगा, राइट। और जो सबसे खराब वो है पैनिक फेज, जो आजकल चल रहा है, जो आपके फंड निगेटिव में भी जा सकता है। अगर आपने इस तीनों फेज को देख लिया तो एक कंफर्म है कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। एंड लास्ट जो 7531 का कि आप अपने पैसे को हर साल 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए और दोनों कंडीशंस में ना आपका पैसा बढ़ता है। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़ती है ना। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपके यूनिट्स के प्राइस बढ़ते हैं, फंड वैल्यू आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट आपका टूटता है तो जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। तो दोनों कंडीशंस में जो सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं ना उनको फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि आपको, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो पिच पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आउट हो गए तो आप ना 1 रन बना सकते हैं, ना 2 रन बना सकते हैं, ना सिक्सर मार सकते हैं। अगर आप एक बार पिच पे है ना, अगर आप पिच पे हैं तो आप कोई भी शॉट खेल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट टूटता है ना, तो अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो आप उस मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। जब भी कोई लूज बॉल आता है, यानी जब मार्केट टूटता है ना, तो कुछ पैसे आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए ताकि जब ये मार्केट चलेगा तो आपका पैसा काफ़ी बड़ा बन जाएगा। आपकी बात से एक सवाल ये उठ जाता है, जैसे कि आपने कहा कि जब बाजार टूटता है, मार्केट टूटता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे कई सारे जो लोग इन्वेस्टर होते हैं उनके दिमाग में ये आता है कि क्या हमें अब वापस ले लेना चाहिए, एसआईपी अपनी वापस वो कर लेनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल, कई लोग पैनिक हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सबके घर में गोल्ड है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, मेरी माँ के पास भी है गोल्ड। आज रेट 80,000 रुपये का है। कल को अगर ये टूट जाता है तो आप क्या करोगे अपने गोल्ड को? अगर ये 80,000 रुपये 70,000 पे आ जाए या 65,000 पे आ जाए तो आप क्या करोगे? जो घर में गोल्ड पड़ा है उसको आप बेच दोगे या और खरीदोगे? क्या करोगे आप? ऑफ कोर्स और खरीदोगे, मैं सस्ता हो गया है। मार्केट में जब सेल लगती है तो आप क्या करते हो? बिल्कुल, आप खरीदते हो ना। उसी तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसा देखा गया स्टॉक मार्केट में ना, जब मार्केट टूटता है ना तो लोग पैनिक होकर बेच देते हैं, जबकि वो सही टाइम है निवेश करने का। अच्छा, जो उस टाइम पे? यस, आप ये देखिए ना कि जब आप सिप कर रहे थे, एक समय ऐसा था जहाँ पे आपको 10 रुपये का एनईवी था। अगर आपने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो आपके पास में 500 यूनिट्स आ गया। लेकिन वो 10 रुपीज़ अगर आज 8 रुपये हो जाता है तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएगा। अच्छा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? जब ये मार्केट चलेगा ना तो ना, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ही मल्टीप्लाई करता है एनएवी को, तो आपके पास में ज़्यादा पैसे होंगे। तो कभी भी जब मार्केट टूटे ना तो आपको अपनी सिप के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, न कि कम करना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं कि स्टॉप कर देते हैं या मार्केट से निकाल लेते हैं पैसा। मार्केट से निकालते ही वो 1 महीने 2 महीने के बाद फिर मार्केट चलना शुरू हो जाता है, फिर आप महंगे रेट पे लेते हैं। तो ऑलवेज ऐसा होना चाहिए कि जब मार्केट टूटे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है
इन्वेस्ट करने का और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। एसआईपी को म्यूचुअल फंड से ही जोड़कर देखा जा सकता है या कुछ और चीज भी एक इसके लिए ऑप्शन होती है कि कहीं और भी इसके थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है? सिर्फ एक वर्ड है जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ये मार्केट में पैसा लगता है। आप सिप के थ्रू गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा, इस सिप के थ्रू आप डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस सिप के थ्रू आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, आपके पोर्टफोलियो पे करता है कि आपने कौन से एसेट एलोकेट कर रखा है। जी सर, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली और वन टाइम, सबसे बेस्ट क्या होता है एसआईपी के लिए? एसआईपी का मतलब ही होता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वहाँ पे लमसम और क्वार्टरली नहीं होता। सिप का पर्पस ये है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हैं, मार्केट के हर कंडीशंस को आप पैसा लगा रहे हैं, यानी आपके पैसे का एवरेज रुपी कॉस्ट हो रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 2 ईयर्स में, नेक्स्ट 2 मंथ्स में मार्केट कैसा होगा, बट उसको हम एवरेज रुपी कॉस्ट के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं कि जो चीज़ आज हमने 10 रुपये का खरीदा, कल वो 12 रुपये हो गया तो थोड़े यूनिट्स कम हो जाएंगे, कल को 8 रुपये आता तो आपके यूनिट्स बच जाएगा। तो आपके पास में अगर लमसम पैसा है तो आप अपने पास में उसको रखिए, जब मार्केट टूटता है तो उसमें आप इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज सिप करने का कोई, जब भी आप स्टार्ट करें सब सही टाइम होता है। आप कह रहे हैं सब कुछ सही टाइम होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर बेनिफिट कहीं पर मिलता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस चीज़ के लिए उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए कि ताकि उन्हें इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो। मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो एक डिप है, DIP, डिसअपॉइंटमेंट, मार्केट ऑफ कोर्स देता है, इरिटेशंस का जो फेज होता है और पैनिक का फेज होता है। ये 3 फेज से आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये कभी भी आ सकता है। ऐसा देखा गया कि हर 5 साल में ना एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें 15% रिटर्न मिले, 20% का रिटर्न मिले, लेकिन एक साल ऐसा आएगा जहाँ पे आपको 5%, 7% से ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा। दूसरा साल ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपको 0 से 2 से 3% रिटर्न मिलेगा, जिसको हम इरिटेशन फेज कहते हैं। और जो सबसे वर्स्ट है वो है पैनिक फेज, जो आजकल चल रहा है। वहाँ पे आपके निगेटिव भी रिटर्न होते हैं। मतलब एक तरीके से बिजनेस की तरह हो गया कि हमने अपना पैसा लगाया है और जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप बिजनेस में भी देखते हैं ना कि तो 365 डेज एक जैसा नहीं होता। जितने भी बिजनेस है वो अगर आप देखो तो 3 महीने 4 महीने का बिजनेस होता है। 8 महीने क्या करते हैं वो? 8 महीने वो अपने स्टॉक्स को संभालते हैं और वो 4 महीने में ही वो बिजनेस होता है। उसी तरीके से अगर आप देखें सिप के अंदर भी ना, तो वो आपके साल में 3-4 महीने ही चलता है, और जो चलता है ना, और वो किसी को नहीं पता। अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपका फंड वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पिच पे टिके रहना।